ठीक है। तो देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज द रेट ऑफ राइज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने जीडीपी पढ़ा था, याद आ रहा है? तो जीडीपी में जो पी था इसका मतलब क्या था? प्रोडक्ट, उत्पाद। प्रोडक्ट में क्या चीजें आती हैं बेटा? हाँ, वस्तु और सेवाएं। ठीक। तो जब इन्हीं वस्तु और सेवाओं का रेट बढ़ना शुरू हो जाए तो जिस परसेंटेज से वो बढ़ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। देखिए ये है इसकी जनरल डेफिनेशन। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ राइज, रेट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। जिस रेट से, जिस परसेंटेज से बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ किसका? प्राइस का। किस चीज का प्राइस? गुड्स और सर्विसेज का। उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। एग्जाम्पल देके समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि पिछले साल, लास्ट ईयर, बादाम का जो रेट था, आलमंड्स, आलमंड खाते हो? कुछ फायदा होता है खाने? नहीं होता ना। झूठ की बातें ना। एन एप्पल अ डे की डॉक्टर रवे। एप्पल खाने खाने के बाद भी लोगों को कोविड हुआ था। डॉक्टर को दूर रख नहीं पाए अपने से हम, है ना। तो इफ द कॉस्ट ऑफ आलमंड्स वाज ₹1500 पर केजी लास्ट ईयर, मतलब अगर पिछले साल बादाम जो है वो 1500 किलोग्राम था, ठीक है, और मान लीजिए अभी इस समय उसका रेट कितना चल रहा है? 1800 पर केजी। तो इसके हिसाब से इन्फ्लेशन क्या माना जाएगा? आलमंड्स में कितनी महंगाई आ गई? इसको आप इन्फ्लेशन नहीं मानेंगे। ये तो इंक्रीज हुआ है कि 1500 से कितना हो गया है? 1800। डेफिनेशन में क्या देखा था आपने? सिर्फ इंक्रीज नहीं, रेट ऑफ इंक्रीज। किस रेट से बढ़ा है पैसा, उस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आइए देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि इंक्रीज इन कॉस्ट कितना हुआ? 300 हो गया। 1800 अभी है, पहले कितना था? 1500। कितना बढ़ गया? 300। अब आप निकालेंगे इन्फ्लेशन कितना है आलमंड्स में। आलमंड्स में महंगाई कितनी आ गई, तो उसके लिए जो इंक्रीज आपके पास आया है ये कितने का था? 300। डिवाइड कर दीजिए ओरिजिनल कॉस्ट से, जो पिछले साल थी, कितनी थी? 1500। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। जब आप निकालेंगे इसको तो आ जाएगा 20%। ये 20% क्या है? ये है इन्फ्लेशन आलमंड्स में। तो इस केस में जो महंगाई ये आई है, मुद्रास्फीति, ये कितनी आई है? 20%। 300 को आप इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, इस परसेंटेज को आप बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो परसेंटेज में हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है, तभी लिखा है रेट कि किस परसेंटेज से बढ़ा है। ठीक है। इसी का एक उल्टा शब्द भी होता है, विलोम शब्द, अपोजिट, एंटोनिम मान सकते हैं आप। इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, डिफ्लेशन, अपस्फीति। इसका मतलब क्या होता है कि जब जो प्राइस लेवल है वो इस तरह से घटना शुरू हो जाए कि जो इन्फ्लेशन रेट था वो क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। जैसे आपने देखा यहाँ 20% था तो कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस लिखा है ना, तो पॉजिटिव था। मान लो उल्टा हो जाए, तो -20 हो जाए, ठीक है ना, घट जाए। और इस तरह से घट जाए कि ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो जब ये नेगेटिव हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन जो है वो एग्जैक्ट अपोजिट होता है इन्फ्लेशन का, ठीक, और ये एक नेगेटिव टर्म हो जाता है। ऐसे ही होता है डिसइन्फ्लेशन, विघटन, डिसइन्फ्लेशन। इसको देखिए, इसमें ये होता है कि जो इन्फ्लेशन है जब वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, देखते हैं ना, महंगाई दर धीरे धीरे कम होती है, समझ में आया? तो इस स्लो डाउन को, स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, की महंगाई अब स्लो हो रही है, कम हो रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। अब इसको समझने के लिए भी एग्जांपल लेते हैं। अब आपने
यहाँ आज मैं हेल्दी एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे पहले मैं चॉकलेट, केक्स और बिस्किट एग्जांपल लेता था। अब आज थोड़े हेल्दी एग्जांपल, पहले आपने आलमंड का एग्जांपल देखा, अब आइए सेब खाते हैं, एप्पल। तो यहाँ पे मैं कुछ ईयर लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए 2016 से स्टार्ट करते हैं, 16, 2017, 2018 और 2019। अब आइए देखते हैं इन सालों में, इन ईयर्स में एप्पल की प्राइस क्या थी। तो 2016 में मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी, 1 किलो एप्पल था 154 रुपये किलो। महंगा वाला है, जिससे वो ओके नहीं लिखा होता है, टेस्टेड नहीं, मिलने को तो 50 रुपये किलो मिल जाता है, मान लो ये बढ़िया वाला है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 2016 में एप्पल की प्राइस कितनी थी, 154। अब अगले साल 2017 में कितना हो गया, 150। मतलब 2016 में जो एप्पल था वो था 154 रुपीज़ पर केजी। 2017 में अगले साल कितना हो गया, 156 रुपीज़ पर केजी हो गया। समझ पा रहे हो? तो देखने में क्या लग रहा है कि एक साल में 2 रुपये महंगा हो गया, 2 रुपये बढ़ गया पैसा। आओ इन्फ्लेशन निकालते हैं। इन्फ्लेशन निकालने का तरीका क्या था कि जो अभी का प्राइस है, अभी हम लोग 2022 में और टाइम ट्रेवल करते हैं, चलते हैं 2017 में। इस समय हम लोग किस में हैं, 2017 में। तो करेंट ईयर क्या हो गया हमारे लिए, 2017 हो गया। इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 2016। तो अभी प्राइस कितनी है, 156। पहले प्राइस कितनी थी, 154, माइनस कर दीजिए। पहले प्राइस कितनी थी, 154 अपॉन 154 मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब डिफरेंस इन प्राइस, जो प्राइस यहाँ पे बड़ी है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस जो एक साल पहले थी, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.30%। तो इससे आपने ये देखा कि जब 2016-2017 में आप आए तो एप्पल्स में 1.3% का इन्फ्लेशन आया। एप्पल्स में जो महंगाई हुई है, जिस दर से महंगाई बढ़ी है सेब में, वो 1.30% से हुआ है। देखने में फिगर वाइज कितना है, 2 रुपये, परसेंटेज में कितना निकाला आपने, 1.30%। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि अब आप आ गए हैं 2018 में। तो 2018 में प्राइस कितना हो गया था, 158। मतलब कितना हो गया, 158 रुपीज़ पर केजी। अभी भी कितना बढ़ा है पिछले साल से, 2 ही रुपये। तो आपको क्या लग रहा है देखकर कि ये 2 रुपये महंगा हो गया एप्पल। और इन्फ्लेशन निकालते हैं। तो अब इस समय हम किस साल में आ गए, 2018 में। प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 17। 158 अभी का था, माइनस 156 अपॉन 156 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको आप निकालेंगे तो ये परसेंटेज आएगा 1.28%। अब एक चीज़ देखिए, एप्पल तो 2 रुपये महंगा हुआ ही है, लेकिन जिस रेट से महंगा वो रेट कम हो गया। पहले 1.30% था इन्फ्लेशन एप्पल के केस में, अब 1.28 हो गया। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए हम 2019 में, इस समय 2019, इस समय मान लीजिए प्राइस हो गया है फिर से 2 रुपये बढ़ गया, 160 रुपीज़ पर केजी हो गया। अब निकाल लो इन्फ्लेशन क्या होगा दोनों के केस में, 160 माइनस 158 अपॉन 158 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको निकालिए, ये आएगा आपका 1.26%। 2 रुपये महंगा हुआ है हर साल, लेकिन आप यहाँ जब परसेंटेज देखेंगे इधर, तो परसेंटेज देखिए हर साल महंगाई में परसेंटेज में गिरावट आ रही है। स्लो हो रहा है ना, महंगाई है पर महंगाई धीरे धीरे कम हो रही है, परसेंटेज कम हो रहा है। 1.30 था परसेंटेज, फिर 1.28, फिर 1.26, 0.02 कम हो रहा है ना। इसी ट्रेंड को कि जब ऐसा होना शुरू हो जाए, इसको कहा जाता है क्या, डिसइन्फ्लेशन। तो इससे आप क्या समझे, इससे आपने ये देखा, इसको विघटन कहते हैं। इससे आपने ये देखा, दिस मीन्स दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट मतलब कि जो परसेंटेज आपने निकाला है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ है इन सालों में, इन ईयर्स में, लेकिन जो प्राइस है
एप्पल्स की वो बढ़ी, प्राइस बढ़ती गई 2-2 रुपए, लेकिन जब आपने परसेंटेज निकाला वो क्या हो गया, घट गया। इसी ट्रेंड को क्या कहा जाता है, डिसइंफ्लेशन। समझ पा रहे हो? इसलिए मैं एग्जांपल समझाऊं ताकि आपको चीज समझ में आए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, ये महंगाई, ये जो रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, ये क्यों होता है। तो देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो 2 सिनेरियो देखते हैं पहले, फिर से मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी जो सैलरी थी पहले थी 50,000 रुपये पर मंथ। ठीक, एज्यूम दैट अ पर्सन वॉज अर्निंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ। अब कुछ ऐसा हुआ कि इसकी सैलरी बढ़ गई है। कितना हो गया 50,000 से, मान लीजिए प्रमोशन हो गया या कोई बोनस मिल गया या कुछ समथिंग ऐसा हो गया कि उसकी सैलरी बढ़ गई, 10,000 एक्स्ट्रा मिल गया उसको, शुरू हो गया। ठीक, अब हो सकता है ये व्यक्ति के पास जो सैलरी पहले आती थी मैक्सिमम पैसे से खर्च हो जाते थे, इसकी EMI जारी होगी, इसके जो घर वाले डिपेंडेंट हैं उस पर पैसा जा रहा होगा, रेंट दे रहा होगा, आने जाने का पेट्रोल पैसा खर्च कर रहा होगा, बिल्स पे कर रहा होगा, कुछ बचता शायद ना हो जाता इसके लिए। कुछ इसकी इच्छाएं थी, डिज़ायर्स, डिमांड, जो ये पूरी नहीं कर पा रहा था। रीज़न, इसके पास इनफ मनी बच नहीं पा रहा था यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, इसकी सैलरी अब बढ़ गई है, अब इसका PP बढ़ गया, परचेजिंग पावर। तो हो सकता है बहुत दिन से ये गिटार खरीदना चाह रहा था, गिटार पसंद है किसी को यहाँ पर, तो हो सकता है इसको गिटार लेने का मन था लेकिन बेचारा ले नहीं पा रहा था। रीज़न क्या था, बहुत खर्चे थे इसके पास, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो अपनी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा था, खरीद नहीं पा रहा था। लेकिन बहुत दिन से जो गिटार ये नहीं ले पा रहा था, अब ये गिटार ले सकता क्योंकि इसके पास इन हैंड अब पैसा 10,000 एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया। अब ये 1 आध महीना पैसा बचा के एक अच्छा गिटार ले सकता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा ही हो जाए कि कुछ लोगों को गिटार लेने का मन था लेकिन वो गिटार ले नहीं पा रहे थे, सैलरी बढ़ गई। अब इनकी क्या होगी, हाथ में पैसा आ गया, जैसे हाथ में पैसा आता है आपकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि डिमांड फुलफिल करने के लिए आपके हाथ में क्या है, परचेजिंग पावर है, पैसा है आपके हाथ में। तो अब इससे क्या होगा, डिमांड किसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, गिटार की। गिटार एक कमोडिटी है, एक वस्तु, एक गुड है। अगर ऐसे ही लोगों की सैलरी बढ़ी और इन सब का मान लीजिए मन है लगभग गिटार लेने का, ऐसे कई लोग हैं, 4-5-6 लोग हैं जिनकी सैलरी बढ़ गई, सबको गिटार चाहिए, तो अब गिटार की जो डिमांड है मार्केट में बढ़ जाएगी। मान लीजिए शोरूम है, वहाँ पे एक व्यक्ति गिटार बेचता है, उसके पास कुछ ही गिटार हैं, 4-5 गिटार हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पहले मैं गया, मेरी सैलरी बढ़ी, मैंने कहा गिटार चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे लेकिन मान लो मुझे चाहिए। अब मैं जाता हूँ अगर वहाँ, तो मैंने कहा गिटार दो मुझे, पैसा है मेरे पास, मैंने दे दिया। गिटार वाला बहुत खुश हुआ, बहुत दिन से मक्खी मार रहा था, गिटार से बिक नहीं रहे थे, अब अचानक से गिटार बिकना शुरू हो गया, खुश हुआ। जैसे मैं बाहर निकला थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति अंदर आया, पैसे रखा, गिटार चाहिए। गिटार वाले ने कहा हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये है, दे दिया। अब दुकानदार के मन में ये बात आई कि मेरे गिटार की डिमांड बढ़ रही है, लोग मेरा गिटार लेना चाहते हैं, तो जब डिमांड बढ़ रही तो वैल्यू बढ़नी चाहिए। जब किसी एक्टर की डिमांड बढ़ती तो वो अपना पैसा बढ़ा देता है ना, पहले 1 करोड़ में काम करता, अब 5 करोड़ में काम करेगा। डिमांड बढ़ती है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब जो ये सेलर है, शॉपकीपर है जो दुकान में गिटार बेच रहा है, ये क्या करेगा, अपने गिटार का कॉस्ट बढ़ा देगा, वैल्यू बढ़ा देगा, ये देखते हुए कि अब उसका गिटार का सीजन आ गया, लोग गिटार ले रहे हैं, बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, गिटार मार्केट में क्या आ गया, महंगाई। अब उसका देखा देखी बाकी गिटार वाले भी गिटार महंगा करेंगे और लेने वाले ले लेंगे, क्योंकि उनके हाथ में क्या है, पैसा, परचेजिंग पावर आ गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ी थी एक व्यक्ति की, और उसके जैसे और लोगों की भी डिमांड क्यों बढ़ी थी, क्योंकि उनके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आ गया था जो बहुत दिन से शायद नहीं था। परचेजिंग पावर बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो सामान की वैल्यू बढ़ी, क्योंकि अब वो डिमांड में आ गया है ना, सब लोग चाहते हैं उसको लेना। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जन्य मुद्रास्फीति। डिमांड ने
महंगाई को, इन्फ्लेशन को खींच के ऊपर फेंक दिया। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, समझ में आया? डिमांड बढ़ी, वैल्यू बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ गया। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें क्या है, डिमांड कांस्टेंट है। अब एग्जांपल लो, मान लीजिए आप लोग आलू या प्याज खरीदते हैं, ठीक है, आपके घर के पास से एक सब्जी का ठेला आता जाता रहता है और कई सारी सब्जियां वो सजा के रखता है, ठीक है। डेली आपके घर में मान लीजिए 2 किलो प्याज लगता है। अनियन इज़ अ वर्सेटाइल वेजिटेबल, लगभग हर चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सब्जी चाहे सूखी हो, ग्रेवी हो या सलाद हो, अनियन सब में पड़ जाता है, तो अनियन का यूज़ ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए आपकी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, और डेली बेसिस पे आपके यहाँ कितना कंज्यूम होता है प्याज, 2 केजी, और डेली आप 2 केजी ही प्याज खरीदते हैं, एकदम ताज़ा फ्रेश। तो आज आपने प्याज खरीदा 2 केजी, तो 1 किलो प्याज आपको मान लीजिए मिला 30 रुपये का, 30 रुपीज़ केजी। तो आपने क्या लिया, 60 रुपये में 2 किलो प्याज ले लिया। कल जब सब्जी वाला आया तो उसने कहा कि 35 रुपये किलो है अनियन। आपने कहा 35 कैसे हो गया? तो उसने कहा साहब मंडी में आलू नहीं आ रहा है, प्याज नहीं आ रहा है, फसल खराब हो गई है, समय से पहुंच नहीं पाया, सप्लाई नहीं है, पीछे से आ ही नहीं रहा, हम लोग क्या करें? इसका मतलब सामान की शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई। आपकी डिमांड नहीं है, आपकी डिमांड भी आज कितनी है, 2 ही केजी की है। आपने अनियन की डिमांड नहीं बढ़ाई कि नहीं मुझे आज 5 केजी चाहिए, इस अनियन की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाए। ऐसा नहीं हुआ। आप डेली 2 केजी लेते थे, आप पिछले 4 साल से 2 केजी ले रहे हैं लगातार। आज भी आप 2 केजी लेने गए, लेकिन आपको उसने कहा कि पैसा इतना नहीं, इतना हो गया है, तो डिमांड तो बढ़ी नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, अनियन की सप्लाई कम हो गई, शॉर्टेज हो गया। मान लीजिए मानसून समय से नहीं आया, फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गया था, कीड़े लग गए, या समय पर सप्लाई नहीं हो पाई, मंडी तक प्याज पहुंच ही नहीं पाया। तो जब किसी सामान की शॉर्टेज हो जाती है, उससे भी उसका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब्जी वाला भी सब्जी कहाँ से लेके आया होगा, एक बड़ी मंडी से लेकर आया होगा, वहाँ पे कई सारे ट्रक्स प्याज और आलू आए होंगे। मान लीजिए आज कम आए, तो मंडी में कम आया आलू प्याज, तो ये जो सब्जी लेने वाले हैं, सब्जी वाले, ये गए कहाँ लेने, सब्जी मंडी में। तो मंडी में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आज हमारे पास प्याज इतना है। मान लीजिए जो प्याज वाला है, जो आपके यहाँ रोज़ प्याज लेकर आता है, वो डेली अपने ठेले पे 10 केजी प्याज लेके आता था, मतलब वो डेली मंडी से कितना लेता था, 10 केजी प्याज, ठीक है। मान लीजिए वो प्याज उसको पड़ता था 20 रुपये का पर केजी, और वो आपको कितने देता था, 30 रुपये। भाई 10 रुपये अपना कमीशन कमाएगा ना, उतना दूर से लेके आया, दिन भर धूप गर्मी में टहल के आपको दे रहा है, तो कुछ तो कमाएगा वो, ठीक। लेकिन आज जब वो गया और उसने कहा 10 केजी प्याज चाहिए मुझे 20 रुपये के हिसाब से, तो वहाँ का देखो, पहली बात तो 10 केजी तुमको मिलेगा नहीं। रीज़न क्या है, शॉर्टेज कम है, और जितना है अगर उतना चाहिए तो 20 में नहीं मिलेगा, 25 में मिलेगा, क्योंकि प्याज है कम और लेने वाले बहुत खड़े हैं, सब्जी वाले वहाँ पे बहुत खड़े हैं लेने के लिए, तो सबको 10-10 किलो प्याज तो मिल नहीं पाएगा, मिलेगा कम और रेट भी बढ़ा दिया गया। अब जब इसको 25 में पड़ा है, तो क्या ये आपको 30 में दे देगा? ये तो अपनी मार्जिन कमाएगा ना उतनी। ये कहेगा सर आज 30 का नहीं मिलेगा, आज आपको 35 का मिलेगा। तो इसने क्या किया, अपनी 10 की मार्जिन बनाए रखी। महंगाई किसको पड़ गई, आपके ऊपर, क्योंकि आप उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, एंड यूज़र हैं। महंगाई की मार हमेशा पहले आप ही को पड़ेगी। समझ में आया? आपकी डिमांड आज भी 2 किलो प्याज की थी, लेकिन प्याज की कमी होने की वजह से प्याज का दाम बढ़ गया। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दाम बढ़ा शॉर्टेज की वजह से, और शॉर्टेज होने की वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, दाम बढ़ गया। तो ये था आपका लागत जन्य मुद्रास्फीति। अब देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, ये जो डिमांड बढ़ती क्यों है लोगों की। अभी आपने एग्जांपल देखा था गिटार वाला, ठीक है। तो देखिए ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। हाथ में क्या जाता है, ज़्यादा पैसा। पैसा ज़्यादा कहाँ से आता होगा, पहला पैसा आता है जब सरकार खर्च करती है ज़्यादा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है, लोगों के ऊपर,
अलग अलग प्रोग्राम, स्कीम्स, योजनाएं चलाती हैं जिसका लाभ हमको, आपको, सबको मिलता है। चाहे किसान की कर्ज माफ़ कर दे, लोन माफ़ कर दे, चाहे गरीब किसान के अकाउंट में डायरेक्टली 10,000 ट्रांसफ़र कर दे, जन धन योजना के थ्रू कुछ पैसा दे दे, ठीक है, या आपको सब्सिडी दे दे, सिलेंडर वगैरह पे नहीं मिलती सब्सिडी, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट, या तो कोई गवर्नमेंट मान लीजिए वेलफेयर प्रोग्राम चला रही हो या डेवलपमेंट कर रही हो। जब कोई रोड बनता है, हाईवे बनता है, तो किसका इस्तेमाल होता है? लेबर का ना, मटेरियल का। तो एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा, इंजीनियर्स को हायर किया जाएगा, रॉ मटेरियल मार्केट से ख़रीदा जाएगा, उन सबका पैसा दिया जाएगा ना। ये पैसा किसके पास जाएगा? लोगों के पास जाएगा, मजदूरों के पास जाएगा, आर्किटेक्ट के पास जाएगा, इंजीनियर के पास जाएगा, जो सीमेंट, बालू, गिट्टी, मोरंग वाले उनके पास जाएगा। तो उनके हाथ में क्या आएगा? परचेजिंग पावर, गिटार। मतलब जो वो लेना चाहते हैं, जो भी उनकी इच्छा है, अब वो पूरी हो पाएगी। तो जब जब सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करती है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा पहुंच जाता है। अगर एक मेट्रो भी बनवाना है तो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है ना, वो पैसा अलग अलग लोगों तक पहुंचेगा। लखनऊ मेट्रो बनना है, आगे एक्सटेंड होना है, तो इंजीनियर्स काम करने आएंगे, L&T काम करेगी या कोई भी कंपनी काम करेगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कई लोग को हायर करेगी, कई लोग यहाँ काम करने आएंगे, मटेरियल खरीदा जाएगा मार्केट से, रॉ मटेरियल का पैसा दिया जाएगा। उसके साथ जब लोग वहाँ से यहाँ आएंगे तो लोग यहाँ पर रहेंगे भी, उनको रहने की व्यवस्था दी जाएगी। कुछ लोग यहाँ रेंट पे रहना चाहेंगे, और जब L&T के इंजीनियर यहाँ रहेंगे तो यहाँ घूमेंगे फिरेंगे भी, पैसा खर्च करेंगे। जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे आसपास कई सारे चाय के ठेले खुल जाएंगे, मोमोज वाले खुल जाएंगे, चाउमीन वाले खुल जाएंगे। उनको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि L&T के इंजीनियर या वर्कर्स जब वहाँ काम कर रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है। तो दिन में जब उनको भूख लगेगी वहीं खाना पीना खाएंगे, चाय पियेंगे, तो वही पैसा उठा के कुछ किसको दे देंगे लोग? जो वेंडर्स वहाँ खड़े हैं, उन वेंडर्स के पास क्या पहुँचेगा? एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया था एक कंपनी के माध्यम से, कुछ एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा, एम्प्लॉयज़ के थ्रू बाकी लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। क्योंकि जब हमारे हाथ में बेटा पैसा आता है, हम पैसों को ऐसे खा नहीं जाते हैं, हम उसे खर्च करते हैं अलग अलग जगह। तो अलग अलग जगह पैसा जाना शुरू हो जाता है, मनी सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। जितना मनी सर्कुलेट होगा, जितनी मनी सप्लाई होगी, जितना लोगों के हाथ में पैसा होगा, उतना ज़्यादा उनकी डिमांड हो जाएगी। अभी तुम्हारे हाथ में मान लीजिए पैसा है ही नहीं, तो क्या तुम समोसा खा पाओगे इस समय? लेकिन तुम्हारे हाथ में अभी मैं रख दूँ 1 करोड़ रुपये, अब समोसा क्या तुम कुछ भी खाना चाहोगी? क्यों? पैसा आते ही अब आपकी इच्छाएं जाग जाती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कई लोग होंगे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे कि IAS बनूंगा, पहले ये ले लूँगा। मतलब अभी बनना दूर है, लेकिन पहले से डिमांड है मन में छुपी हुई कि जैसे बनेंगे वैसे आएगा। मतलब PP जैसे आएगा, परचेजिंग पावर, डिमांड तुरंत ट्रिगर होती बेटा। परचेजिंग पावर ट्रिगर करती है डिमांड को, डिमांड जब बढ़ती है उसकी सामान की वैल्यू बढ़ा देता है, और उससे क्या आता है? इन्फ्लेशन। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई, जननी सुरक्षा योजना। जननी मतलब माता की बात किया जा रहा है, मदर्स की, ठीक है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा जो अभी माताएं बनी हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और बच्चे माँ के दूध पर निर्भर करते हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब जिन्होंने बच्चे को भी डिलीवर किया, बच्चा माँ के दूध पर जिंदा है, तो बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी क्या है कि माँ की हेल्थ का ध्यान रखा जाए। क्योंकि बच्चा किस पे डिपेंडेंट है इस समय? माँ के ऊपर। तो माँ को देने के लिए यहाँ पे क्या बात की गई सरकार ने? इनको क्या दिया जाएगा? 6,000 रुपये, ताकि इस पैसे से जो माताएं हैं, जो मदर्स हैं, वो अपना ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, कुपोषण का शिकार ना हो, अच्छा खाना खाएं, ताकि बच्चे को भी अच्छा खाने का स्रोत मिल पाए। समझ में आया? लेकिन जब ये 6,000 बच्चों की माताओं तक पहुँचेगा, जो भी नई नई मम्मी बनी हैं, उनकी भी कुछ डिमांड होंगी मन में कि मैं अपने बच्चों को अच्छा प्रोडक्ट दूँ। जो छोटा बच्चा मेरा आया है, जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सुने होंगे, बचपन में तुम लोग भी इस्तेमाल, तुम पे भी इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है ना। अब तो कई कंपनी आ गई हैं, पहले ये फेमस था, अब तो हिमालय सब आ जाते हैं देने, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब ये 6,000 से वो क्या करना चाहेंगी? जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी प्रोडक्ट, बेबी ऑयल, पाउडर, शैम्पू, जो भी आता है लेना चाहेंगी अपने बच्चों के लिए। अब इससे, क्योंकि गवर्नमेंट किसी एक माता को तो देगी नहीं, कई मम्मियों को देगी, और अगर सब मम्मियाँ क्या करना चाहें, जॉनसन एंड जॉनसन लेना चाहें, तो डिमांड किसी बढ़ जाएगी मार्केट में। जॉनसन एंड जॉनसन वाले खुश हो जाएंगे, अरे वाह सामान बहुत बिक रहा है हमारा, सामान की मतलब डिमांड है, तो क्या बढ़ा दें इसकी हम लोग? वैल्यू।
तो दिस विल रेज द कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स, इस सामान का दाम बढ़ जाएगा। ऐसी सरकार अलग अलग योजनाएं देती है, पेंशन योजना देती है, विडो अलाउंस वगैरह देती है, लोन माफ़ कर देती है। किसान के लोन माफ़ करने से भी किसान की डिमांड बढ़ जाती है। कैसे? मान लीजिए बेटा मैं हर महीने 10,000 EMI देता हूँ, ठीक है, तो मैं 10,000 रुपये हर महीने बैंक को दे देता हूँ। अगर मेरा लोन माफ़ हो जाए तो मुझे पहली बात तो EMI देना नहीं पड़ेगा, ये पर मंथ 10,000 मेरा सेव हो गया। अब इस 10,000 के ऊपर से मैं अपने ऊपर कुछ खर्च कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो अगर मेरा लोन माफ़ कर दिया जाएगा, लोन वेव ऑफ हो जाएगा, तो ये जो EMI मेरी बच रही है, अब ये पैसा मेरा सेविंग में आ गया, मेरे पास ये मेरे हाथ में है, मतलब कैश इन हैंड मेरे पास ज़्यादा हो गया, मेरा PP बढ़ चुका है, परचेजिंग पावर। पहले ये 10,000 मैं खर्च नहीं कर पाता था, रीज़न ये पैसा मुझे बैंक को देना पड़ता था। अब ये मेरे हाथ में है, अब मेरी इच्छाएं जागेंगी, सामान खरीदना चाहूँगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट बेटा हर साल हजारों करोड़ रुपए जनता का कल्याण करने के नाम पे उनको बांट देती है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके, कर्ज माफ़ करके, ऐसे योजनाओं के थ्रू कई लोगों तक पैसा पहुंचाती है, वेलफेयर पॉलिसीज़ के थ्रू, कल्याणकारी योजनाओं के थ्रू। उनके हाथ में क्या आता है? परचेजिंग पावर। 10 पीपल गेट एक्स्ट्रा इनकम, उनके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, जिससे उनकी डिमांड बढ़ जाती है अलग अलग सामान को लेने के लिए। उस डिमांड बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? इन्फ्लेशन। समझ पा रहे हो? तो एक ये स्टेप है जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है लोगों की। अभी हम लोग रीजंस पढ़ रहे हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, ठीक है। दूसरा कारण है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट समझते हो? डेफिसिट समझते हो क्या होता है? घाटा, नाम सुनोगे ना, फिस्कल डेफिसिट वगैरह, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा वगैरह। तो डेफिसिट मतलब कमी है आपके पास किसी चीज़ की। मतलब मान लीजिए आपके पास पर मंथ 10,000 रुपये आते हैं, पर आपके पर मंथ खर्चे हैं 12,000 रुपये के। तो ये डेल्टा, ये कमी कितने की है? हाँ, अब ये 2,000 रुपये आप किसी दोस्त से उधार ले लेते होंगे, या कहीं से मांग लेते होंगे, एडजस्ट करते होंगे, या लोन ले लें। तो ये जो कमी आती है इसी को हम कहते हैं डेफिसिट। और जब इस डेफिसिट को आप कहीं से लोन के थ्रू मांगते हैं या हेल्प लेते हैं, तो उसे कहते हैं फाइनेंस कराना। उस चीज़ को नहीं कहते हैं गाड़ी फाइनेंस करानी है, मतलब लोन पे बेसिकली लेना है आपको, ठीक है ना। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि देखिए सरकार के पास हमेशा इनकम कम हो जाती है और उसके खर्चे हमेशा ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट के पास बेटा खर्चे बहुत हैं, इनकम है लेकिन खर्चे भी बहुत हैं। तो अब बीच में जो ये गैप आ जाता है, तो क्या सरकार लोगों का कल्याण करना बंद कर दे क्या? नहीं, क्या करेगी? लोन लेगी, बॉन्ड इशू करेगी, देश के बैंकों से भी लेगी, जरूरत पड़ेगी तो बाहर से भी लेगी, वर्ल्ड बैंक वगैरह से भी ले लेगी पैसा, और फिर समय चुकाएगी धीरे धीरे करके उसको, तभी तो कल्याण हो सकता है। जैसे हो सकता है मान लीजिए आप लोगों ने अपनी डिग्री लिया हो एजुकेशन लोन से, क्योंकि पापा मम्मी के पास शायद उस समय उतना पैसा नहीं था कि वो आपको तुरंत पढ़ा सकें, तो क्या आपका कल्याण करना बंद कर दे? पढ़ाए ना आपको, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस आपकी पढ़ाई को फाइनेंस करवाया, लोन ले लिया, जितना का कमी था उतने का लोन ले लिया। ऐसे किसी को मकान चाहिए 50 लाख का, उसके हाथ में 40 लाख हैं, 10 लाख नहीं है, क्या करेगा? 10 लाख का लोन ले लेगा, फाइनेंस कर लेगा। तो सरकार के पास भी पैसे की कमी हमेशा रहती है। मान लीजिए सरकार को ये योजना लॉन्च करनी थी, यही वाली जननी सुरक्षा योजना, लेकिन सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे। मान लीजिए ये जो योजना थी, इसकी डिमांड थी कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के पास है ही नहीं 500 करोड़ रुपए। अब तो क्या ये इन माताओं का कल्याण ना करे, वेलफेयर ना करे? नहीं, करना पड़ेगा। हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, यहाँ पे हमें सबका कल्याण, सबका विकास करना है। तो अब ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन लेगी। इसे कहते हैं, आपने लोन इसलिए लिया क्योंकि आपके पास पैसे की कमी थी, डेफिसिट फाइनेंस कराया आपने, पैसे की कमी थी, आपने लोन ले लिया। तो गवर्नमेंट विल गेट लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अंदर से बाहर से कहीं से भी गवर्नमेंट लोन उठाएगी और उससे पैसा जो आएगा खर्च करेगी अपने एक्सपेंडिचर इन प्रोग्राम्स पे, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन खर्च तो करेगी ना, तो खर्च करेगी तो पैसा किसके हाथ में आएगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका मतलब जब गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कर रही, तो बेसिकली वो कर क्या रही है? एक्सपेंडिचर ही तो करेगी,
लोन लेके पैसा अपने मुंह में नहीं डाल लेगी, खर्च करेगी उसको, लोगों तक पैसा पहुंचेगा, मतलब एक्सपेंडिचर होगा, लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा इनकम आएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? ब्लैक मनी, ब्लैक मनी क्या होता है? काला धन जो छुपा हुआ हो और कहाँ छुपा के रखा है? हाँ, जो इनकम ना दिखाई जाए, जो उस पर टैक्स ना दिया जाए। ऐसे ही। तो देखिए, जब आप लोग ये सब लेंगे ना, नहीं लोगे? अच्छा, मत लेना फिर, ठीक है ना? याद रखना, तो आज के दिन और तारीख तुमने मुझे ना किया था, पता चले कल को मेरे कोई काम कराना, मैंने फ़ोन किया, कहा सर पहले इतना तैयार रखें आप। तो देखिए, जब भी ब्राइबरी वगैरह होती है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम लिया जाता है, जिसको कहते हैं अंडर द टेबल पैसा ले लेना, फाइल आगे करानी है, चीज़ सैंक्शन करानी है, आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए, किसी व्यक्ति ने कहा, बाबू ने कहा, किसी ने कहा कि इतना लगेगा, तो अब वो जो पैसा लिया जा रहा है, ये पैसा क्या ये अफसर या जो भी लोग हैं बाबू, क्या ये शो कर सकते हैं क्या कहीं अपने अकाउंट में? क्या वो अपने सैलरी अकाउंट में उस चीज़ को ट्रांसफर करा पाएंगे? कहेंगे सुनो ये लो मेरा अकाउंट ऑफिशियल, इस पर यूपीआई कर दो, हल जाएगा उस पर, पैन कार्ड से लिंक है ना हर चीज़। तो ये सब चीज़ें कोई अपने अकाउंट में नहीं लेता, या तो किसी दूसरे फर्जी अकाउंट में या कैश, हाँ, या कुछ भी ऐसा दिखा के। लेकिन इससे हुआ क्या, जो पैसा हम लोग कमाते हैं गवर्नमेंट उसको बेटा टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट कहती है अगर आप इतना कमाते हैं तो कम से कम इतना टैक्स भी दीजिए, और जितना कमाओगे उतना टैक्स भरोगे। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि आप जितना कमाएंगे उतना ही परसेंटेज में आप पैसा गवर्नमेंट को देंगे। मान लीजिए किसी की तनख्वाह है 80,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा कि वो पर डे कमाता है 5,000 रुपये, कैसे? अंडर द टेबल। तो पर मंथ कितना हो गया उसका? 1.5 लाख तो ऐसे ही हो गया, 80,000 2,30,000। तो मतलब वो बेसिकली उसके हाथ में पैसा कितना आता है? 230। लेकिन ऑफिशियली इसके हाथ में कितना आता है जो गवर्नमेंट के अकाउंट में है, मतलब कि गवर्नमेंट की नज़र में है? 80,000 रुपये। तो वो टैक्स कितने में दे रहा है? सिर्फ 80,000, बाकी 1.5 लाख सीधे उसके हाथ में है, जिससे वो टैक्स नहीं दे रहा, जिसको वो शो नहीं कर सकता, शो करेगा भी नहीं, फंस जाएगा। लेकिन ये 1.5 लाख एक्स्ट्रा जो आया उसके हाथ में, उससे क्या हो गया? इसका ज़्यादा परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई उसकी। अभी क्या था, 80,000 हाथ में आ रहा था, उसमें टैक्स लग रहा था, कट कटा के हाथ में मान लो आया 65,000 रुपीज़, 15,000 कट गया मान लो टैक्स के नाम पे, 65 तो अब भी आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए जो वो अंडर टेबल ले रहा है। तो इससे उस व्यक्ति क्या बढ़ गई? एक्स्ट्रा पीपी, परचेजिंग पावर, डिमांड बढ़ेगी। ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी तनख्वाह से 50,000 पर मंथ है, लेकिन हर 2-3 साल में नया मकान बना लेते हैं, पता नहीं कैसे। हाँ, तो अब ऐसे में वो इनकम कहाँ से आई होगी? ठीक है ना, किसी और के नाम पे ले लिया, किसी और के नाम पे दिखा दिया। लेकिन उससे हुआ क्या कि जब भी आपके पास ये एक्स्ट्रा पैसा आता है, आपकी डिमांड तुरंत बढ़ती है, इच्छाएं, भले आप किसी और चैनल से खर्च करें उस पैसे को, अपने थ्रू ना दिखाएं, लेकिन खर्च तो करेंगे आप। सामान तो आप खरीदेंगे, सामान की वैल्यू बढ़ेगी ना उससे मार्केट में, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा? इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ब्लैक मनी भी इन्फ्लेशन बढ़ाता है। जितनी ज़्यादा देश में ब्लैक मनी होगी उतना ज़्यादा देश में महंगाई हो जाएगी, मुद्रास्फीति उतनी ज़्यादा हो जाएगी। हाई पॉपुलेशन, अगर किसी देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो महंगाई भी बढ़ेगी, जितने लोग उतनी डिमांड। मान लो तुम अभी घर जाने वाले हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे जो 2 छोटे भाई हैं और दिवाली छुट्टी में तुम घर जाओगे, उनको लगेगा हाँ मेरे भैया और दीदी आने वाले हैं, तो तुम उनके लिए चॉकलेट लेके जाओ। मान लो ऐसा होता है कि तुम नेस्ले वाला 2 लेके जा रहे हो। अब मान लो तुम्हारे 10 भाई बहन घर में बैठे हुए हैं, तो अब तुमको 10 ले जाना पड़ेगा। जितने लोग उतना डिमांड होगा, उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, उतना सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी, उतना इन्फ्लेशन। तो मोर द नंबर ऑफ पीपल मोर इज द डिमांड, और जितनी डिमांड उतना सामान का वैल्यू बढ़ेगा, जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना इन्फ्लेशन आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो जनसंख्या कम होगी तो इन्फ्लेशन भी घटेगा। एफडीआई अगर बढ़ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
बाहर की कंपनियां MNCs वगैरह, ग्लोबल कंपनीज जो है हमारी, चाहे वो यहाँ फेसबुक हो, गूगल हो, कोई भी हो, एलॉन मस्क की टेस्ला हो, ठीक है ना, कल को तुम्हारी कंपनी हो तो वहाँ से यहाँ लॉन्च करो उसको। तो अब जब बाहर की कंपनियाँ यहाँ देश में खुलती हैं तो उससे भी देश में महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जब ये कंपनियाँ यहाँ खुलेंगी तो क्या करेंगी, ये आपको रोज़गार देंगी। ये अपने प्लेन में, शिप में बैठा के सबको नहीं ले आएंगे अपने देश से, यहीं के लोगों को रोज़गार देंगी। अपने यहाँ से बस कुछ टॉप टेक्नीशियंस या एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे, मैक्सिमम लोग यहीं के हायर होंगे, सैलरी मिलेगी, मतलब क्या मिलेगा बेटा उनके हाथ में, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगा, उससे उससे क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी सामान की, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एक्सेस लिक्विडिटी, याद आया कल जो मैंने पढ़ाया था, मनी सप्लाई। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई मतलब जो पैसा लोगों के हाथ में प्लस जो बैंकों के पास है, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो बैंक ज़्यादा लोन देंगे ना, लोन मतलब लोगों के पास पैसा जाना। अब देखो, मान लीजिए मकान बनता है आपका, इस मकान को बनाने के लिए मुझे ऐसे ही बनाने आता है, बचपन में ऐसे ही बनाता था, ठीक है। मान लीजिए आपको मकान बनाना है, उसके लिए आपने हाउस लोन ले लिया 50 लाख रुपए का, और बैंक ने आपको दे दिया आपके पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए। ये 50 लाख का क्या करोगे, हाँ एग्जैक्टली, इस 50 लाख को आप अलग अलग जगह खर्च करेंगे। इससे आप रॉ मटेरियल लेंगे, पहले आर्किटेक्ट को बुक करेंगे, उससे अपना नक्शा पास कराएंगे, बनवाएंगे कैसे क्या बनवाना है, वो अपनी फीस लेगा नहीं लेगा। फिर एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। अब कौन खड़े रोज बनवाएगा मकान, उसको दे दो, हेडेक खत्म करो। कॉन्ट्रैक्टर अपने लिए अकॉर्डिंग मजदूर वगैरह लेके आएगा, आपसे पैसा ले लेगा। बिल्डिंग मटेरियल का पैसा भी आप दे सकते हैं या खुद जगह आप खरीद सकते हैं, ये सब सामान का पैसा खर्च होगा। प्लस उसके साथ साथ आप जो सामान लेते हैं, ईंटा बालू गिट्टी मोरंग टाइल्स कलर पेंट, अपने यहाँ जो वार्डरोब बनवाएंगे, फर्नीचर बनवाएंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, वायरिंग करवाएंगे, प्लम्बर को बुलवाएंगे, बाथरूम फिटिंग्स लगवाएंगे, मॉड्यूलर किचन बनवाएंगे। तो इन सब में आप लोगों को हायर करेंगे, उनको उनकी मेहनताना देंगे, वेजेस देंगे, सैलरी देंगे। ये जो सामान आप खरीदें सामान बनाने के लिए उसका पैसा देंगे, रॉ मटेरियल्स का अलग अलग लोगों को। तो ये पूरे 50 लाख बेटा आप अलग अलग लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। कुछ वर्कर्स हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं, कुछ आपके इलेक्ट्रीशियंस हैं, कुछ पेंटर्स हैं, कुछ कारपेंटर्स हैं। ये सब लोग कौन, जनता तो है। इन सब के हाथ में क्या जा रहा है, PP, परचेजिंग पावर। तो मान लीजिए ऐसी कोई व्यक्ति है, पेंटर है, ये बहुत दिन से खाली बैठा था, अब इसको क्या मिल गया, काम मिल गया, जगह पेंट करने का, बड़ा मकान है तो पूरा पेंट करने का अच्छा सा इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पेंट कर रहा है। बहुत दिन से इसके पास नौकरी नहीं थी और बहुत दिन से इसका मन था पनीर खाने का, और पनीर ये खा नहीं पा रहा था, रीज़न पैसा नहीं था, तो वही आलू से ही काम चला रहा था। तो अब जब पैसा आना शुरू हुआ तो अब ये भाई साहब रोज़ क्या खाएंगे, मान लो पनीर। इनके बगल में डेयरी वाला है, और वो जो डेयरी वाला है वो भी बहुत दिन से खाली बैठा हुआ था, क्योंकि उसका पनीर दही बिक नहीं रहा था, लोगों के हाथ में पैसा कम था भाई, परचेजिंग पावर नहीं थी, तो ये भी कम बनाता था क्योंकि ज़्यादा सड़ जाता था। दूध का आइटम बहुत दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते। अब इसके ऐसे लोगों को जब पैसा मिलना शुरू हुआ, मान लीजिए इनसे मन कर गया पनीर खाने का, ये लोग पनीर लेने जा रहे हैं डेयरी में, पनीर के डेयरी वाले का पनीर बिकना शुरू हो गया, पूरा बिक गया, और लगातार 10 12 दिन का पनीर बिक रहा है। अब वो अरे यार डिमांड बढ़ गई मेरे पनीर की, बहुत लोग ले रहे हैं, ख़त्म हो जाता जल्दी, आओ पनीर और बढ़ाएं और बनाएं, मतलब उत्पादन करें। लेकिन पनीर और बनाने के लिए मुझे और लोग चाहिए, मुझे एक आध छोटू और रखना पड़ेगा, उसको सैलरी देना पड़ेगा। तो अपनी जेब से दूंगा क्या, नहीं, पनीर का रेट बढ़ा दूंगा। मान लो पनीर था 200 रुपये kg, अब कर दिया 300 रुपये kg, और 1-2 लोगों को एक्स्ट्रा हायर कर लिया। समझ में आया। तो क्योंकि इन लोग के हाथ में पैसा गया था, इनकी डिमांड बढ़ी पनीर खाने की, लगातार पनीर खा रहे थे, पनीर की डिमांड बढ़ने से पनीर की वैल्यू बढ़ गई, पनीर की महंगाई हो गई, पनीर में इन्फ्लेशन आ गया। लेकिन इससे एक फ़ायदा भी हुआ, रोज़गार मिला कुछ लोगों को, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आता है स्टार्टिंग में तो वो एम्प्लॉयमेंट देता है, क्योंकि जब सामान की डिमांड बढ़ेगी तो वो सामान बहुत बिकेगा ना बेटा, तो सामान को और बनाना भी तो पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, उसका उत्पादन करना पड़ेगा, उसके लिए और लोग चाहिए, और हाथ चाहिए, और मैन पावर चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में इन्फ्लेशन जब किक करता है थोड़ा सा, क्या देता है आपको, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन महंगा होता चला गया, इन व्यक्ति को पैसा मिलना शुरू हो रहा लगातार,
पनीर लगातार महंगा हो रहा है, 300 से 800 पहुंच गया मान लो। अब सब समय आया, मकान बन चुका है, पेंटर का काम खत्म हो गया, अब कहेगा पैसा है नहीं, जब दोबारा आएगा तो खाएंगे। अब ये, और इसके ऐसे लोग पनीर लेने नहीं जा रहे हैं, इसका नुकसान हो रहा है। इसने 3-4 लोग को हायर भी कर रखा है, पनीर कोई बिक नहीं रहा, पनीर इतना महंगा है, 8 रुपये के जी, कोई खा नहीं पा रहा है। अब धीरे धीरे पनीर की डिमांड कम हो गई, ये धीरे धीरे अपना रेट भी कम करेगा, और लेकिन जब रेट कम करेगा तो 1-2 लोग को फायर भी करेगा। क्या सुनो, बाद में आना, जब बिक्री नहीं हो तुमको रखेगा को, मतलब जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना किया जाए, बहुत ऊपर चला जाए, तो उस समय वो अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आता है, बेरोजगारी। स्टार्टिंग में हायरिंग होती है, बाद में फायरिंग होती है, हायर एंड फायर चलता रहता है। इसीलिए आरबीआई और सरकार इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स रखती है। इन्फ्लेशन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक ऑप्टिमम लेवल पर, जिससे जॉब जनरेशन भी होता रहे और प्रोडक्शन भी होता रहे। देखो इन्फ्लेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब तक कोई चीज़ की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोड्यूस नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा गुड्स सर्विसेज का, और जब उत्पादन नहीं होगा तो देश का जीडीपी कैसे बढ़ेगा। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश में एक साल के अंदर जितना भी सर्विसेज बनाई गई, गुड्स बनाया गया, उसकी वैल्यू होता है। लेकिन अगर डिमांड ही नहीं तो बनाया नहीं जाएगा, और जब बनाया नहीं जाएगा तो देश का जीडीपी कम हो जाएगा। जीडीपी मतलब देश की वेल्थ कम हो जाएगी, देश का पैसा कम हो जाएगा। तो जीडीपी अच्छी बनी रहे उसके लिए प्रोडक्शन को बनाए रखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है, डिमांड होना ज़रूरी है। और मार्केट में अगर डिमांड नहीं तो सरकार और आरबीआई डिमांड जनरेट करती है। कैसे? सस्ते लोन देकर, रेपो को कम करके, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को कम करके। आरडीआर का समझाया था, कहती नहीं लोन दो, क्योंकि जब आप लोन देंगे सबको, सबके हाथ में क्या जाएगा? पीपी, परचेजिंग पावर, डिमांड बढ़ेगी, वैल्यू वापस बनना शुरू होगी, वैल्यू बनेगी तो उसका प्रोडक्शन और किया जाएगा, जॉब मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर इसको रेगुलेट करते हैं कि ऐसा होना बहुत ज़्यादा निकल जाए फिर दांत से, कि बेरोजगारी फिर होना शुरू हो जाए, तो उसको रेगुलेट करते हैं। यही सब इसलिए कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, आरबीआई यही करता है। क्या बेटा? आरबीआई लोगों से नहीं लेता बेटा, बैंक से ले लेता है। बैंक से, बैंक का पैसा रिजर्व कर देता है अपने पास। हाँ, बैंक का कहता है कि अब 20% था रिजर्व, अब 30 करोड़ रिजर्व, कम दोगे तुम इस बार, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेस थे। अब देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है, जो शॉर्टेज वाला समझाया था मैंने आपको, कमी हो जाती है सामान की, ठीक है ना। तो शॉर्टेज क्यों होता है? तो शॉर्टेज जनरली होता है कई बार हमारे यहाँ, देखो अभी भी जो किसान है वो मानसून पे डिपेंडेंट बेटा। इरिगेशन हमारे यहाँ अभी भी जो चीफ सोर्स है वो क्या है? मानसून है। और कई बार मानसून देखो सही समय पे आता है, कई बार नहीं आता, आगे पीछे हो जाता है। तो इरिगेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी ना, क्रॉप की यील्ड अच्छी नहीं हो पाएगी। हो सकता है पैदावार कम हो तो आलू या प्याज क्या हो जाए? कम उत्पादन हो। या मान लीजिए कोई डिजास्टर हो गया, आपदा आ गई, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा वेरिएशन आ जाता है, मानसून में कुछ बदलाव होता है जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो उससे भी प्राइस में डिस्टॉर्शन हो सकते हैं, मतलब प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। जनरली क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 2019 में एक बार प्याज की फसल बहुत ख़राब हो गई थी, बताया था मैंने आप लोग को एक बार। तो हमारे यहाँ प्याज ख़त्म हो गया तो प्याज बहुत महंगा मिलने लगा था। उस ज़माने में मीम्स आ रहे थे कि प्याज और आईफोन का रेट लगभग बराबर होने वाला है। लोगों ने मीम ऐसे बनाए थे कि वेडिंग वगैरह या कोई सेरेमनी में गिफ्ट करना है तो बॉक्स के अंदर एक प्याज रख के गिफ्ट कर रहे थे, क्या बहुत महंगा प्याज, एक ही ले लो, ठीक है ना। ऐसे मीम बनाए जा रहे थे। फिर हमारे यहाँ प्याज खत्म हो गए थे तो इंडिया ने अफगानिस्तान से बड़े बड़े प्याज मंगवाए थे, वहाँ से वो बम जितने बड़े बड़े प्याज आते थे। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, सही में इतने बड़े थे। एक ही प्याज में 4-5 लोग की सब्जी बन जाती थी आराम से, और एक ही प्याज होगा 1 किलो का होता हो। होर्डिंग, ये समझते हो क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग समझते हो? जैसे आपने देखा शॉर्टेज होती तभी होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मान लीजिए ये जो सब्जी वाला था ये आज आलू लेने गया था और आलू कम आया था मार्केट में, क्योंकि आलू की पैदावार कम हो गई थी तो पैसा बढ़ गया।
लेकिन मान लीजिए पैदावार सही हुई थी, क्रॉप यील्ड अच्छी थी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर था, जो किसानों से आलू लेके ट्रक में भर के आ रहा था, उसने अपने वेयर हाउस में 2 ट्रक रुकवा लिए और बाकी के 3 ट्रक, 5 ट्रक आए थे, लेकिन 2 ट्रक आलू अपने पास छुपा के रख लिए गोडाउन में और बाकी 3 ट्रक मंडी में उतार दिए और कहा आलू की कमी है। तो आलू की कमी थी नहीं, लेकिन आर्टिफिशियली जानबूझ के आलू की कमी बनाई गई। तो कमी होगी तो अपने आप उसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है, कई बार डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो होते हैं वो अपने वेयर हाउस में क्या करते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं एसेंशियल गुड्स को, ताकि उसकी सप्लाई कम हो जाए, जिससे क्या हो, मार्केट में आर्टिफिशियल प्राइस राइज हो जाएगी। तो जो हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं और जो गवर्नमेंट होते हैं, उसका एक काम होता है कि ये होर्डिंग ना होने दें, और हो तो बड़ा बड़ा फाइन लगाया जाए, क्योंकि जानबूझ के, जबकि उत्पादन सही हुआ है, फिर भी जानबूझ के चीज़ों को स्टोर किया गया। क्यों? इसमें इनका फ़ायदा है ना। इन्होंने क्या किया, जानबूझ के 2 ट्रक छुपा लिए, उससे क्या हुआ, आलू का प्राइस बढ़ गया। अब जब आलू का प्राइस बढ़ गया मार्केट में, तो बढ़े हुए प्राइस पे अपने 2 ट्रक दोबारा रिलीज कर दिए। ये लो, फायदा अपना कमाया, नुकसान जनता का हो गया। समझ पा रहे? देखा होगा आपने, प्याज जब महंगा होगा तो आपको, अगर वो खाते होगे आप वेज रोल, कबाब रोल, तो उसमें प्याज का मूली डाल के देते हैं। वही केस है। कार्टलाइजेशन जानते हैं क्या होता है? कहीं आप दुकान में कभी जाए तो वहां लिखा हो फिक्स प्राइस शॉप, यहां बार्गेनिंग नहीं होगी। बार्गेनिंग करना आपका अधिकार है, नेगोशिएट आपको करना चाहिए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। किसी चीज़ पे अगर एमआरपी लिखा होता है, क्या होता है एमआरपी मतलब, समझते हो? मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर आपको लूटा नहीं जा सकता। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इस पर 100 रुपये लिख रखा है तो मैं आपसे अत्यधिक 100 रुपये वसूल पाऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि 100 रुपये ही लिया जाए आपसे। अप टू 100 रुपीज़ है वो, जैसे होता नहीं है कैश बैक अप टू 100 रुपीज़। तो क्या सही में 100 मिल जाता? क्या 5 रुपये दे देते हैं। और आपको ये क्या था, उसमें लिखा, देखिए फ्लैट 100 नहीं बोला था हमने कि 100 मिलेगा, अप टू 100 मतलब 100 रुपीज़ तक मिल सकता है। तो 5 में मिल गया, अगली बार को 10 रुपये मिल जाएगा, अप टू। तो एमआरपी का मतलब ये है कि अगर उस पर 100 रुपये लिखा है तो जरूरी नहीं वो 100 में बिके, ठीक है ना। इसमें हमेशा बीच में बेटा क्या होता है, एक कमीशन रिटेलर का। देखिए होता क्या कि मान लीजिए मैगी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैगी खाते हैं आप लोग? कितने की आती है? सबको पता है ना, 14। तो मान लीजिए अगर मैगी 14 की है, 14 का लेबल कौन लगाया मैगी के ऊपर? नेस्ले कंपनी लगाई होगी जो बनाता है। वो मैगी क्या सही में उसको 14 की पड़ी है क्या बनाने में? नहीं। मान लीजिए उसको एक पड़ी है सिर्फ कितने की, 8 रुपये की पड़ी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब मैगी बनाने में जो लागत आई वो कितना आई है? सिर्फ 8 रुपये। अब मैगी लेने कौन इनसे आएगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो यहाँ से आएंगे ट्रकों में लाद के ले जाएंगे। तो मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटर आया तो अपनी ट्रक लेकर आएगा ना, ट्रक का डीजल लगेगा, लोग होंगे साथ में जो उठाएंगे यहाँ से मैगी, ठीक है। 8 रुपये देंगे किसको? मैगी वाली कंपनी को। और अब ये डिस्ट्रीब्यूटर ला के अपने गोडाउन में रख लेगा एक जगह। तो मान लीजिए ये अपना इसने पूरा कैलकुलेट किया कि आना ले जाना, डीजल का कॉस्ट, और जो वर्कर्स मेरे गए तो उनकी जो सैलरी वो भी तो कैलकुलेट किया जाएगा। और जब कहीं लाएगा तो कहीं ला के स्टोर भी तो करेगा। स्टोर करेगा तो भाई लाइट पंखा ज़मीन चाहिए ना स्टोर करने के लिए, उसका रेंट देना पड़ेगा, तो उसका भी तो पैसा कैलकुलेट करेगा डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर। तो मान लीजिए इसने कहा कि यार ये जो मैगी है मैं 8 रुपये में लेकर आया हूँ और मैं इसको 10 रुपये में बेचूंगा। किसको? रिटेलर को। जो दुकानदार मेरे पास आएंगे लेने मुझसे बल्क में मैगी, एक एक पेटी लेके जाएंगे, 2-2 कार्टन लेके जाएंगे। तो 2 रुपये पर मैगी का फ़ायदा ले लिया किसने? डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसने सिर्फ एक मैगी नहीं ली होगी, इसने लाखों मैगी ले लिया होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 को उसमें से, इतना इसका क्या हो गया? मार्जिन हो गई इतनी। अब जब 10 रुपये, ये कौन पैसा देगा 10 रुपये? मान लीजिए रिटेलर है, दुकानदार है, ये यहाँ पे गया और बल्क में लेकर आ गया इनसे 4-5 पेटी। एक मैगी कितने की पड़ी इसको? 10 रुपये की। अब ये भी तो पैसा जोड़ेगा कि मैं यहाँ से गया सामान लेकर, मैंने वहाँ पे उठाया सामान को, बल्क में परचेज किया, अपने तो ला नहीं रहा हूँ, आने जाने का प्राइस, और प्लस मैं अपने आके लगे सजाऊंगा, 1-2 लोग को रखूँगा जो उसको देख रेख करेंगे, एसी चल रहा है, लाइट लगी हुई है, उसका बिल जा रहा है, शॉप मेरी रेंट पे उसका बिल जा रहा है, तो कमीशन तो मैं भी जोड़ूंगा।
तो मान लो उसने कहा कि ठीक है मैं पूरा 4 रुपये अपने पास रखूंगा, मैं 14 का बेचूंगा। ये 4 रुपये क्या हो गया उसका एट मैक्स कमीशन, इससे ज़्यादा वो कमीशन नहीं दे सकता। क्योंकि अगर 14 जगह 15 देगा तो आप कहेंगे भैया MRP 14 लेगी 15 कैसे मांग रहे हो, तो आपसे 15 नहीं मांग सकता। लेकिन वो आपसे 14 ही ले, ज़रूरी नहीं है। जब दुकानदार नया होता है तो वो अपने कस्टमर्स को बनाना चाहता है। आप भी देखते हो कि आपके मार्केट, आपके पास आसपास कोई नई दुकान खुलती होगी, सुपर मार्केट, रिलायंस वाला या कुछ वी मार्ट, बिग मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ये इन सब में जब आप जाएँ तो जितना MRP होता है उससे काफ़ी कम मिलता है, 1-1.5 रुपये कम मिलता है। और जो किराने वाले हैं वो रेट में देते हैं। अगर 14 लिखा तो 14 ही देंगे। तुम सुपर मार्केट चले जाओ, मिलेगा तुमको 13 रुपये का, 12.5 का मिल जाएगा, मिलेगा ना, क्योंकि वो कमीशन कम लेते हैं। कहेंगे नहीं यार हमें मार्केट बनानी है, अभी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, हम उनको ऑफर देंगे, हम पूरा 4 रुपये कमीशन नहीं लेंगे, हम अपने पास रखेंगे सिर्फ 2 रुपये, और मान लीजिए इनको हम कितने में दे देंगे 12 रुपये में, ताकि वो कस्टमर कहीं और से 14 रुपये का लेता होगा तो अब हमारे यहाँ आएगा 12 रुपये का लेने के लिए, कस्टमर का भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। तो मार्जिन बेटा हर चीज़ पे होती है। तो ऐसी जब आप कहीं सामान लेने जाते हैं किसी मार्केट में या आपके एरिया में जो भी लोकल मार्केट है, मान लीजिए आप लखनऊ के अमीनाबाद में जाते हैं और वहाँ से कोई सामान लेते हैं और साथ में पापा मम्मी जाते हों, उसने कहा सामान 500 का है, पापा तुम पागल हो क्या, 100 रुपये का आता है, ऐसे बोलते होंगे ना, सीधे 400 पापा डाउन मार देते हैं। अब जब पापा हटना शुरू करते हैं, सर 200 दे दीजिए, अच्छा 250, अच्छा ना आपकी ना मेरी 120 दे दीजिए। पापा कहते हैं अच्छा ठीक है ये लो 120, तो देखिए 500 का सामान कितने पे आ गया, 120। अब ये सोचिए, आपको लगता है उस व्यक्ति का नुकसान हुआ होगा उससे? बिजनेसमैन कभी अपना नुकसान नहीं करता, वो 1 रुपये भी कमाएगा, लेकिन कमाएगा जरूर। अगर वो 120 रुपये में उसने दिया है, मतलब फिर भी उसमें कम से कम उसने कुछ पैसे कमाए होंगे, उसने अपना नुकसान करके नहीं बेचा होगा, बस उसने अपनी मार्जिन कम कर दी। जैसे यहाँ पे ये 4 रुपये कमा सकता था, लेकिन कितना कमाया, 2 रुपये, मार्जिन कम कर, नुकसान नहीं किया। नुकसान तब होता जब इसने खरीदा 10 रुपये का था और बेच देता 9 रुपये में, ये होता नुकसान, कि मैंने खुद लिया 10 का, दे रहा हूँ 9 रुपये में, 12 में देकर नुकसान नहीं कर रहा है बेटा। समझ पाए इस चीज़ को? तो कई बार मार्केट में क्या होता है बेटा, कार्टलाइजेशन हो जाता है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं फिक्स प्राइस शॉप होगा ताकि कंपटीशन ना करना पड़े। मान लीजिए 2 दुकानें अगल बगल हैं, एक सामान 100 का दे, एक 90 का दे, आप कहाँ लेने जाएंगे? नुकसान किसका हो जाएगा? 100 वाले का। तो अब ये लोग अपना यूनियन बना लेते हैं, ठीक है ना, व्यापार, हाँ, संगठन के साथ बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं, कहते हैं नहीं फिक्स प्राइस शॉप रहेगी, अगर इस एरिया में सामान बेचना है तो तुम्हें यही रेट अप्लाई करना पड़ेगा, वरना यहाँ मत बेचो, कहीं और जाके बेचो। तो इसमें क्या हुआ, जानबूझ के प्राइस को बढ़ा दिया गया और कहा ये प्राइस फिक्स है, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, ताकि आपके पास अब कोई ऑप्शन ही ना रहे नेगोशिएट करने का, बार्गेनिंग करने का। आप चाहे इस दुकान में जाएं, चाहे उस दुकान में, चाहे कहीं भी, हर जगह क्या होगा, फिक्स प्राइस है। इससे नुकसान जानते हो किसका होगा? 2 लोगों का, एक तो कस्टमर का कि उसको पूरा पैसा देना पड़ रहा है, नेगोशिएट नहीं कर पा रहा, दूसरा छोटे दुकानदारों का। एक शोरूम है जहाँ पे चादर मिलती 5 रुपये की, और मान लो वैसे ही लगभग चादर बाहर ठेले पे मिल रही 250 रुपये की, लगभग सेम है, क्योंकि शोरूम वाला इतना बड़ा शोरूम बनाया हुआ है, 4-5 लोगों को हायर किया है, 10-12 एसी चल रहे हैं उसके, बड़ा सा रेंट दे रहा है, तो उसने चादर का रेट बढ़ा दिया। वही बाहर ठेले पे वो व्यक्ति दे रहा है, छोटा दुकानदार है, वो 250 में दे रहा है, उसके खर्चे ज़्यादा उतने नहीं है। लेकिन अब अगर ये शोरूम वाला क्या करवा दे, कार्टलाइजेशन सबसे मिलकर कहा नहीं 500 का है तो 500 बिकेगा, 250 का नहीं बिकेगा यहाँ पर। आप बताओ कि अगर आप एक क्या हैं, छोटे दुकानदार हैं, आप ठेले पे जो 250 का सामान बेचते थे अब आपको 500 दे बेचना पड़ेगा, और मैं एक कस्टमर हूँ, अगर मुझे 500 ही खर्च करना है तो मैं शोरूम से लूँगा या ठेले से लूँगा? कि वहाँ बैठूंगा, एसी में हवा खाऊंगा बढ़िया, और लगेगा कि शोरूम से सामान लेके जा रहा हूँ, अच्छी पैकेजिंग होगी, क्योंकि खर्च तो मुझे 500 ही करना है। नुकसान किसका हो जाएगा? उसका भी और मेरा भी, क्योंकि वो सामान 250 में बाहर ले सकता था, लेकिन कंपटीशन को ख़त्म कर दिया उसने। कंपटीशन मतलब ये प्राइजेस में कंपटीशन, कम ज़्यादा करने वाला। समझ में आया? तो इससे भी क्या हुआ, कार्टलाइजेशन से जानबूझ के जो सामान 250 का था उसकी प्राइस बढ़ा दी गई, फिक्स करके प्राइस बढ़ा दी गई। तो इससे भी क्या हुआ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो सामान 250 का मिल सकता था उसको 500 कर दिया गया और फिक्स कर दिया कि नहीं फिक्स प्राइस पे देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मार्केट में डीजल का प्राइस बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा बेटा। जो भी सामान बनता है, उत्पादन होता है, जैसे भी आपने देखा ना मैगी, वो डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आया था, अगर डीजल महंगा हो जाएगा तो मैगी को वहाँ से लेकर
वेयर हाउस तक पहुंचाने में, गोडाउन तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, इसकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन बढ़ा लेगा ना, तो जब वो बढ़ाएगा तो रिटेलर बढ़ाएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ गैप मिलेगा नहीं, आपको वही एमआरपी देना पड़ेगा। और एक समय आएगा जब एमआरपी कम लगने लगेगा, अब डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा सुनो मैगी, हम तुमसे मैगी नहीं लेंगे, हम yippee से ले लेंगे। वो कहेगा है क्या हो गया? कहा डीजल हो गया इतना महंगा, तुम अभी भी एमआरपी लिखे हो 12, हमारे पास कुछ बचता नहीं है, रिटेलर के पास कुछ बचता नहीं। अब एक काम करो, एमआरपी बढ़ाओ, तुम 12 जगह कर दो 14। कहा अच्छा इससे क्या होगा? कहा हमारा मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि डीजल बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, लोग तनख्वाह ज़्यादा मांगते हैं, दिहाड़ी बढ़ गई है, तो अब आप 12 को 14 करिए, ताकि हम सब का, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का आपस में क्या बढ़ जाए? कमीशन। तब आपका सामान हम लेंगे, वरना हम आपका नहीं, आपके अपोनेंट कंपनी सनफिश का yippee उठा लेंगे, आपका नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे। तो ऐसे केस में एमआरपी बढ़ानी पड़ती, ताकि सबका कमीशन कट हो, तभी तो इंसान काम करे बेटा। जब तक जो बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो, आप काम करना चाहोगे इसमें? नहीं करना चाहोगे, सिंपल सी बात है। तो अगर डीजल का प्राइस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, उससे हर एक चीज़ बढ़ जाती है। देखो ना, दूध महंगा हो गया, दूध, मक्खन, ब्रेड, ये सब महंगे हो जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ कहाँ से आती है? डीजल से ट्रांसपोर्ट होती है बेटा। डीजल बढ़ेगा तो सब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जनरली तभी देखिए डीजल को थोड़ा कम रखते हैं, पेट्रोल से कम ही रखते हैं, क्योंकि सारे ट्रक्स जो ट्रांसपोर्ट में चलती हैं बेटा डीजल चलती हैं, सारा सामान डीजल से आता है। या इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। मान लीजिए देश है वो कई सारे सामान बाहर के देश से मंगाता है, जैसे आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करें, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, तो मान लीजिए साउथ कोरिया में कोई दिक्कत हो गई, वो प्रोडक्ट्स, वो पार्ट्स वहीं से महंगे बनना शुरू हो गए, तो जब वो वहाँ महंगे हैं तो यहाँ आते आते और महंगे हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेड गुड्स जो आपने आयात करके मंगाया है, अगर वो भी महंगा होना शुरू हो जाए अपने ही होम कंट्री में जहाँ से वो आ रहे हैं बन के, तो आपके देश में आते आते वो और महंगे हो जाएंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ सैमसंग फोन्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ कोरिया आर इंक्रीज्ड, साउथ कोरिया में वो बढ़ गए, तो वो यहाँ आते आते हमारे लोकल मार्केट में भी इनकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, समझ पा रहे हो? अब देखिए इन्फ्लेशन का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कुछ डायग्राम के तो समझते हैं। इन्फ्लेशन का प्रभाव बैंक रेट पे क्या पड़ता है? बैंक जो हमें आपको रेट पे इंटरेस्ट देता है, बैंक लेंडिंग रेट की बात मैं करूँगा सर यहाँ पर। तो देखिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, हाई हो गया इन्फ्लेशन, मार्केट में महंगाई बढ़ गई, अगर इन्फ्लेशन हाई हो गया, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट कौन सा रेट था? जिस रेट से आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है, काइंड ऑफ, यही मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मार्केट में महंगाई है तो इस समय आरबीआई महंगाई को कम करना चाहेगा, कम करने के लिए खुद अपना रेपो बढ़ा देगा, और जब रेपो बढ़ जाएगा तो जो बैंक हम लोग को पैसा दे रहे हैं जिस इंटरेस्ट पे, बैंक अपना रेट बढ़ा देंगे, बैंक का लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा। ये वही बात है कि अगर मंडी में आलू महंगा हो गया तो सब्जी वाला भी तो आलू बढ़ा देगा रेट आपके लिए। ये मंडी है आरबीआई, और ये सब्जी वाला कौन है? बैंक, ठीक है ना। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आरबीआई रेपो बढ़ा देगा, रेपो बढ़ा देगा तो हमको, आपको एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सब क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम। मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ा तो सरकार जो अपने स्कीम, योजनाएं, जननी सुरक्षा योजना, डेवलपमेंट, रोड बनाना, ये सब कुछ करती है, ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखते हैं। तो एज द इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होगा? हर चीज़ का दाम बेटा बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे, तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। जब हर चीज़ का दाम महंगा होगा तो लोग कहेंगे भाई महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम इतने कम पैसे में काम नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या बढ़ेगा? अब ह्यूमन लेबर, दिहाड़ी, सैलरी, वेजेस। और क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है तो आरबीआई ने अपना रेपो बढ़ा दिया होगा, उससे बैंक जिस रेट से हमें इंटरेस्ट दे रहा था लोन, वो भी बढ़ा देगा। मतलब हाई इंटरेस्ट रेट हो गया, अगर आप लोन लेते तो आपको ज़्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी, ये भी हो चुका है। अब मैंने कहा था गवर्नमेंट के पास पैसे हमेशा कम रहते हैं, गवर्नमेंट भी तो लोन लेती है,
तो जब गवर्नमेंट लोन लेगी और उस समय मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है और आरबीआई ने रेपो बढ़ा दिया है, तो गवर्नमेंट को भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंकों को। समझो ना इस चीज़ को। जब ऐसा हो जाएगा तो गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, फ्लाईओवर बनाना धीरे धीरे कम करेगी, अपने खर्चों को थोड़ा सा सिमटाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कहते हैं इसे। अब इससे क्या होगा, जब ये होना शुरू हो जाएगा तो सरकार जो कल्याण कर रही थी, जो सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर स्कीम जैसे जननी सुरक्षा योजना, ऐसी स्कीम जो चला रही थी, इनको थोड़ा कम करेगी। अब चादर को कम करेगी, समझ रहे ना, पैर को कम करना शुरू करेगी। लेकिन कितना कम कर लेगी? अगर कम कर देगी तो अगली बार उसको वोट नहीं मिलेगा, तो योजनाएं तो बनानी पड़ेंगी, डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा। तो सरकार का धीरे धीरे जो डेप्ट बर्डन है, जो लोड सरकार पे है, और जो सरकार का घाटा हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट, हर साल इतना घाटा हो जाता है, वो और बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा, लोन का रेट बढ़ गया, प्रोजेक्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, और जब प्रोजेक्ट्स कम होंगे तो लोगों को रोजगार भी तो कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी काम, तो इसलिए लोन लेना ही पड़ेगा। सरकार के ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा लोन चुकाने का, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया तो ईएमआई भी तो बढ़ जाएगी। ये इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पे। और देखिए कंपनियां और इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखिए। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडस्ट्रीज, इसको समझते हैं। तो देखिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, एज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, तो वही बात है, यहाँ भी कंपनियों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, ह्यूमन लेबर महंगा हो रहा है, और लोग को हायर करने ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, कहीं और एक्सपैंड करना है तो ईंटा, बालू, गिट्टी, मॉडल सब महंगा हो रहा है। कंपनियों को भी तो लोन लेना पड़ता है। बड़ी सी बड़ी कंपनी, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो, ये भी लोन लेती है। हाँ, इनके लोन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन लोन लेंगे तो इनको भी तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि रेपो बढ़ चुका है, तो बैंक अपना लेंडिंग रेट भी बढ़ा देगा। मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है लोन की, क्योंकि जब रेपो बढ़ा दिया तो उस समय रिवर्स भी कर, जो आपका रिजर्व मनी है वो भी बढ़ा देगा। कौन? आरबीआई। कम लोग कम लोन ले पाएंगे, क्योंकि जब लोन महंगा हो गया बेटा तो लोग लोन कम ले पाएंगे, मार्केट में लिक्विडिटी कम रहेगी। अब सरकार और कंपनी दोनों को एक चीज़ होगी, ये दोनों ही एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी है लखनऊ में, आप उसकी 4-5 ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, दिल्ली में, प्रयागराज में, बनारस में, कानपुर में, लेकिन इसको खोलने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वहाँ जाएंगे तो वहाँ सामान को बनवाएंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, रॉ मटेरियल, और लोग को हायर करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, हर चीज़ महंगा है, आप एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, कंपनी की ब्रांचेस 1 से 2, 2 से 4 नहीं हो पाती, और अगर ब्रांचेस बढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कैसे बनेगा। कंपनी जितना एक्सपैंड होगी उससे 2 फायदे होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, भाई एक ब्रांच में जितना बना रहे हो 2 ब्रांच में और ज़्यादा बनाओगे, प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा जीडीपी उतना बढ़ेगी, और जितना प्रोडक्शन बढ़ाने के तुम ब्रांच बनाओगे उतना लोग को क्या करोगे, जॉब दोगे ना, और कई लोग को इनडायरेक्टली जॉब मिलेगा। कंपनी के बाहर कई सारे चाय वाले खड़े होंगे, डोसा वाले खड़े होंगे, नूडल्स वाले खड़े होंगे, मोमोज वाले खड़े होंगे। पहले जगह वीरान थी, कोई नहीं था वहाँ पे, अब वहाँ पे कंपनी है जहाँ पे 400-500 लोग काम करते हैं, तो बाहर चाय पीने आएंगे ना, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी कहीं क्या मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा। लेकिन अगर ये कंपनी एक्सपैंड नहीं हो पाएगी तो कई लोगों को डायरेक्ट रोजगार और बाकी लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा? ये सब क्या था, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। तो देश की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देश के जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब तुम समझ चुके हो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सब कुछ तो महंगा हो गया है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो लेंडिंग रेट बढ़ चुका है, लोन का ज़्यादा पैसा बचा नहीं देने के लिए, बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया। इससे क्या होगा, जॉब्स कम होंगी मार्केट में और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, जीडीपी कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन का रिलेशन आपने चेक कर लिया कि बैंक के लेंडिंग रेट पे क्या होता है, गवर्नमेंट की स्कीम पॉलिसी पे क्या होता है, इंडस्ट्री के एक्सपेंशन पे क्या होता है, और कंट्री की जीडीपी या ग्रोथ पे क्या होता है। समझ लिए? इसी डायग्राम का इस्तेमाल करना, मेंस वगैरह नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ पाए कुछ?